नमस्कार, क्लोजिंग कॉल्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ है अशेषा अध्वर्यु और डिम्पी कालरा। भारतीय बाजार लगातार दूसरा ट्रेडिंग सेशन जबकि बिकवाली हावी होती हुई यूरोपीय बाजार से इस वक्त मिले जुले संकेत। डाउ फ्यूचर्स में भी रिकवरी का मोड, लेकिन भारतीय बाजार कह सकते सेहत थोड़ी सी खराब इस वक्त तो नजर आ रही है। थोड़ी सी क्या, इस वक्त सेंटिमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल ही नाराज करने वाले मार्केट में नजर आ रहे हैं। बिकवाली का दबाव हर सेक्टर हर पॉकेट में देखने को मिलेगा। इस बीच आखिरी एक घंटे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इन सेंटिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए क्या कुछ किया जाए, स्ट्रैटेजी इंडेक्स पर क्या हो और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या हो, इस पर होने वाला है फोकस। अगले एक घंटे में हमारे साथ टेक्निकल पैनल जुड़ेगी, फंडामेंटल एक्सपर्ट्स भी होंगे और आने वाले एक घंटे में क्या कुछ है आपके लिए खास 2:35 पर यानी कि चंद मिनटों में क्लोजिंग ट्रेड्स यानी कि हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जो जुड़ेंगे उनका इस वक्त बाजार पर क्या टेक है और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या है आपके सामने रखेंगे। 2:40 पर ऑप्शंस के चैंपियन हमारा ये खास सेगमेंट होगा जहां पर आपको ऑप्शन की रणनीति बताई जाएगी। वहीं मार्केट्स एट 3 बजे बाजार में 3 बजे किस तरह का एक्शन दिख रहा है और स्टॉक स्पेसिफिक मूव साथ ही खबरें कौन सी हैं आपको बताएंगे। 3:15 बजे BTST STBT ट्रेड्स जानने की कोशिश होगी हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से और साथ ही इवेंट्स टू वॉच, क्योंकि देखिए नतीजों का सीजन की शुरुआत तो हो चली है। TCS के नतीजों का इंतजार है उससे ठीक पहले और आने वाले दिन के लिए यानी कि कल के लिए कौन से ट्रिगर्स हैं जिस पर आपको रखनी है नजर, ये सारा कुछ होगा आने वाले एक घंटे में। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं 5 बड़ी बातों पर। बाजार की निफ्टी की बात करें तो 150 अंक गिरकर 23,550 के नीचे फिसलता हुआ 0.7% की गिरावट के साथ निफ्टी 50 23,530 के आसपास कारोबार। बैंक निफ्टी करीब 400 अंक और सेंसेक्स भी करीब 500 अंक आज के सत्र में फिसला। निफ्टी बैंक 49,440 के आसपास ट्रेड करता हुआ। SRF और नवीन फ्लोरीन में करीब 10 से 13% की तेजी। एक्वेरियस की रिपोर्ट आई है जिसके चलते दोनों ही स्टॉक्स में तेजी। ग्लोबल प्राइसेस बढ़ रहे हैं जिसका डायरेक्ट इंपैक्ट दोनों ही केमिकल स्टॉक्स पर आज देखने को मिला है। तेल और गैस शेयरों पर दबाव है। ऑयल इंडिया 6% नीचे, ऑयल इंडिया 461 के आसपास बिगेस्ट लूजर ऑयल एंड गैस सेक्टर का। FMCG सेक्टर में खरीदारी दिखी है। कोलगेट करीब 4% चढ़ा, लेकिन कोलगेट ही नहीं कई सारे और स्टॉक्स FMCG सेक्टर से है जहां पर आज के ट्रेडिंग सेशन में अच्छा एक्शन दिखा है। तो ये 5 बड़ी बातें जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। लेकिन इसके अलावा बाजार की बात करें तो हाँ, दिन की ऊंचाई से गिरावट दिखी। अब करीब 160 अंकों की गिरावट के साथ 23,530 के पास गिफ्ट निफ्टी। डिम्पी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे आखिरी घंटे की रणनीति क्या होगी, कौन से ट्रिगर्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। डिम्पी, गुड आफ्टरनून। बताएं, कल के सत्र में तो सपाट बंद होते हुए नजर आए थे, आज 160 अंकों की गिरावट अभी दिख रही है, रणनीति क्या बनानी चाहिए अब? देखिए, अभी है शीशा 1 घंटा मार्केट बंद होने में और अगर आप देखें तो सडन स्पाइक सडन मूव्स बीच बीच में आ रहे हैं। आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि वो एक इंडिकेटर्स नहीं है आपके पास में और वो सडन स्पाइक इतनी फास्ट आते हैं कि 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ही निफ्टी कम से कम तो 60-70 पॉइंट रिकवर कर सकता है और ऐसे ही बैंक निफ्टी भी। हालांकि प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि आज वो शायद वो स्पाइक भी ना आए क्योंकि थोड़ा सा इंडिया विक्स बढ़ के अभी भी 2.25% बढ़ के ये 1480 पे चल रहा है। इंडिया विक्स का थोड़ा कूल डाउन होना ज़रूरी है। ऑल्दो मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट पुल बैक उतने स्ट्रांग नहीं है। दूसरा, लीडरशिप की आज थोड़ी एब्सेंस है। देखो, कल आपको TCS, रिलायंस, कुछ और बड़े शेयर्स ने आपकी हेल्प की थी। आज आप दिन भर का एडवांस डिक्लाइन का रेशो देख लो, कम से कम F&O वाले शेयर्स में ये 60 से 70 शेयर नहीं पहुंच पाए, पूरा दिन निकल गया। अभी आप जो 61 शेयर देख पा रहे हैं ना, ये 70-72 का आंकड़ा ही नहीं दिखा पाए पूरा दिन भर में। तो कहने का मतलब है कि एडिशन कुछ नहीं हो रहा। साफ स्क्रीन पर देख रहे लग रहा है कि स्क्रीन जम सी गई है। तेज़ी वालों को इंटरेस्ट नहीं है, मंदी वाले भी अब ज़रूरत तोड़ नहीं पा रहे हैं, तो थोड़ा फंस सा गया है। ओवरसोल्ड और लैक ऑफ फॉलो अप बाइंग, वो दोनों चीज़ें मार्केट के अंदर हैं। मार्केट ओवरसोल्ड है, ये हम सब जानते हैं, और फॉलो अप बाइंग भी नहीं है मार्केट के में। एक और चीज़ मेरे को दिख रही है बाजार के अंदर, शायद थोड़ा नंबर्स का ट्रिगर बने या कोई और ट्रिगर चाहिए मार्केट को प्ले करने के लिए। जैसे अगर आप देखें तो आज को ये जैन मंथ का जो ओपन इंटरेस्ट है वो काफ़ी ह्यूज है।
निफ्टी पर, और ये निफ्टी के फ्यूचर्स आप देख पा रहे हैं। और एक बार ज़रा बैंक निफ्टी भी दिखाना। ऑलरेडी ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से हम 5 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स लेके बैठे हैं। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी बोथ आर हैवी कॉन्ट्रैक्ट्स। 1.5 लाख से ज़्यादा बैंक निफ्टी के पास है। थोड़ा शेडिंग होनी चाहिए, थोड़ी कवरिंग आनी चाहिए। आई रिपीट माई सेल्फ, जब तक बाज़ार को आप लाइट नहीं करोगे, ओपन इंटरेस्ट से लाइट नहीं करोगे ना, तब तक चलेगा नहीं। ये कुछ वैसे ही है कि मैंने आपकी पीठ पे बहुत सारा सामान बैग रख दिया और आपसे बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा पहाड़ चढ़िए, तो आप यही सामान आपको पहाड़ को चढ़ने नहीं देगा। और थोड़ा सा मैं सामान अगर निकाल लूँ, आप वही इंसान होंगे, वही पहाड़ होगा, लेकिन आप ज़्यादा आसानी से चढ़ पाएंगे। वजह क्या है? मैंने आपके ऊपर से बैगेज को थोड़ा सा कम कर दिया। ये बैगेज किस चीज़ का है मार्केट पे? ये नेगेटिव यानी शॉर्ट्स का बैगेज है, जो कुल मिला के ओपन इंटरेस्ट को बढ़ा रहा है। 5.25 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। इसमें अगर 50,000 शेयर यानी कि 50,000 10% ऑफ द ओपन इंटरेस्ट भी शेड होके कवरिंग में आ जाए तो आप लाइट हो जाएंगे, लाइट भी होंगे और थोड़ा शॉर्ट कवरिंग से आप अपने 23,700-800 वाले लेवल्स पे भी पहुंचेंगे, जिस पे पहुंचने के बाद ही आप फील गुड करते हैं, उससे पहले आप फील गुड भी नहीं कर पाएंगे। तो मार्केट के अंदर जब तक आपको, मैं फिर से बोल देता हूं, आप इस लेवल्स को अच्छे से कॉपी पे लिख लीजिए भले, जब तक 23,800-900 के लेवल आप फाइनली पार नहीं करोगे, क्लोजिंग नहीं करोगे, ये डर हमेशा बना रहेगा कि बाजार कभी भी गिर सकता है, ड्रैग कर सकता है, ड्रैगिंग किसी भी लेवल तक लेके जा सकती है। दूसरा पॉइंट, अगर ये लेवल्स आ जाते हैं फिर की फिर देखेंगे। सेम विद द बैंक निफ्टी, 50,700 से 50,800 वाले जो लेवल्स हैं, वहाँ से करीब करीब 1000 पॉइंट नीचे हैं। देखना है वहाँ से भी आपको कम से कम 1000 पॉइंट गेन करना पड़ेगा, तब जाके तो आपको फील होगा कि अब आप उस टेरिटरी में आ चुके हो जिस टेरिटरी में आपको बजट, अर्निंग्स और डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस वाला जो है ट्रिगर्स, वो सब काम आए। तब तक बाज़ार में एक छोटा मोटा एकुमुलेशन करते रहो। जब भी कोई मेजर डिप मिले 2 लॉट ले लो, 50-60 पॉइंट ऊपर आ जाए बेच दो। नहीं करना, सबसे आसान तरीका है, मत करो, कुछ मत करो, बैठे रहो इंडेक्स पे जब तक अपने बेस को वापस फाइनल नहीं बना लेता। ध्वनि पटेल, ओशो कृष्णन, कुणाल शाह इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आज के हमारे मेहमान हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। टर्मिनल पे बैठे ही रहो सर। कुणाल भाई ऐसे कोई, माफ़ कीजिए ओशो जी, टर्मिनल पे तो ऐसे ही लग रहा है कि बस बैठे रहो और कब एक सडन स्पाइक आ जाए फिर से आपको एक्साइट करता है, फिर से वो स्पाइक जो है वो गलने लगता है, फिर आप एकदम से सडन स्पाइक आता है। ना जाने कौन लोग हैं, एक फिल्म का डायलॉग है ना, कौन से लोग हैं, कहाँ से आते हैं ये। तो कुछ मेरे को भी जब ये स्पाइक आता है ना वैसे दिखता है, कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं, एक छोटा सा स्पाइक लाते हैं फिर गुम हो जाते हैं। ऐसे मत करो आप, ऐसे टीज मत करो, सामने वालों की भावनाओं से मत खेलो। मार्केट के लोग वैसे ही बड़े भावुक होते, उनसे ना खेलिए ऐसे सडन स्पाइक ला के। या तो तोड़फोड़ मचाओ करो, फिर जो भी आपको करना है। ओशो सर कैसे करें, मन को भी समझाना और भाव को भी। वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पल सर। जैसा आपने बताया कि ऐसे मार्केट में बेटर है कि कोई ट्रेड ना लें तो ज्यादा अच्छा रहता है, बिकॉज अगर हम देखें तो कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स दोनों ही 23,500 एंड 23,600 पे इतना हैवी पोजीशंस बनाए हुए हैं कि मार्केट इन बिटवीन होवर कर रहा है। एंड जैसे ही स्पाइक आता है जो एक ट्रिगर पॉइंट की तरह एक एक्शन दिखाता है कि हो सकता है यहाँ से मार्केट में थोड़ा रिकवरी हो या पुल बैक देखने को मिल सकता है, अगेन वापस से सेम वोलेटिलिटी के साथ मार्केट नीचे आ जाता है। तो ये मार्केट काफी चैलेंजिंग सिनारियो क्रिएट कर रहा है एंड बेटर रहेगा कि ऐसे मार्केट में अपने ट्रेड सेटअप को लेकर के बिल्कुल लाइट रहें या फिर रिफ्रेन करें खुद को फ्रेश एग्रेसिव पोजीशंस लेने में। बट अभी अगर हम आज के सेटअप को देखें तो निफ्टी में जो एक काफी क्रूशियल डेवलपमेंट हो रहा है कि अपने जो प्रीवियस क्लोजिंग था नियर अबाउट 23,580 के आसपास, उसके नीचे आज लग रहा है कि क्लोजिंग दिखा सकता है। तो ये कंसर्निंग फैक्टर हो सकता है कि आने वाले दिन में यहां से और थोड़ा सा प्लंज देखने को मिल सकता है। बट अगर मैं डेरिवेटिव एंड टेक्निकल डेटा की बात करूं तो सारे डेटा मार्केट को ओवरसोल्ड टेरिटरी में ही दिखा रहा है। तो कोई भी साइन नहीं है जहां पे हमें एक्सपेक्टेड रहेगा कि एक स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने को मिले। बट नो डाउट टीसीएस का रिजल्ट काफी ज्यादा फोकस करेगा एंड ये कल मार्केट के टोन को काफी स्ट्रांगली सेट करेगा कि यहाँ से हमें प्लंज देखने को मिलेगा या यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लेकर के रिकवर कर सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी नो ट्रेड जोन में है निफ्टी एंड इवन बैंक निफ्टी। आज के लिए कोई भी अग्रेसिव ट्रेड्स लेकर के जाना फिजिबल नहीं बन रहा है।
चलिए, तो बिल्कुल जो एक्सपर्ट्स आपको एडवाइस दे रहे हैं, जो हिदायत दे रहे हैं, उसे कैसे आप नज़रअंदाज करेंगे? एक्सपर्ट्स तक ये कह रहे हैं कि इस मार्केट को सिर्फ वॉच लिस्ट में रखें, ऑब्जर्व कीजिएगा और इस वक्त जो आपने पोजीशंस बनाकर रखी है उसे ही रिव्यू करें और वहां पर किस तरह के संकेत या सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो इस वक्त कैसा दिख रहा है, उस पर फोकस कीजिए। बाजार में गिरावट की वजह लगातार हम आपको बताते हैं, दूसरा ट्रेडिंग सेशन, इनफैक्ट अगर आप देखें तो मार्केट का टेक्सचर जो है काफी इस वक्त वॉलेटाइल टुवर्ड्स डाउन साइड नजर आता है और इसी के चलते ये सारे के सारे कारण आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। करेंसी रुपए में जो गिरावट आ रही है, निचले स्तर पर दिन प्रतिदिन हम देखते हैं डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो जाता हुआ देखने को मिला है। आईटी पर फोकस है, टीसीएस के नतीजे दारोमदार है इस पर और पॉसिबिलिटी है कि बाजार क्लोज होने से पहले शायद टीसीएस के नंबर्स आ जाएं, लेकिन अगर नहीं आते तो फिर कल देखना होगा कि टीसीएस के नंबर्स का आईटी पैक पर और ओवरऑल मार्केट्स पर क्या असर पड़ता है। फटाफट से क्लोजिंग ट्रेड्स हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं और शुरुआत करते हैं मिराई एसेट शेयर खान के सीनियर टेक्निकल एंड डेरिवेटिव एनालिस्ट कुणाल शाह से। कुणाल, गुड आफ्टरनून। बताइए, कमजोर बाजार तो है, किस तरह से देख रहे हैं आप? स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन क्या होंगे आपके? आई थिंक गुड आफ्टरनून। जिस हिसाब से फर्स्टली मार्केट में कमजोरी है, मुझे लगता है ये और भी एक्सटेंड होगी और 23,500 480 ये जो सपोर्ट जोन है वो आज निफ्टी की एक्सपायरी है, तो आज शायद टूटे ना टूटे पता नहीं, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि मार्केट और भी डाउन साइड के लिए रेडी हो चुका है। 23,300 23,200 के लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है, तो व्यू सेल का ही रहेगा। कोई भी बाउंस मिले उसको यूटिलाइज करे सेल करने के लिए। जहाँ तक बैंक निफ्टी की बात है, यहाँ पे रियल वीकनेस है। हमने देखा बैंक निफ्टी ने कल का भी लो तोड़ दिया था एंड यहाँ पे वीकनेस और भी परसिस्ट रहेगी। बैंक निफ्टी में भी सेम ही अप्रोच रहेगा, कोई बाउंस मिले तो यूटिलाइज करे उसको सेल करने के लिए। लोअर एंड पे मुझे लगता है बैंक निफ्टी 49,000 48,800 के लेवल्स इमीडिएट बेसिस पे बता सकता है। सो दोनों इंडेक्स पे सेल ऑन राइज की सलाह रहेगी। जहाँ तक स्टॉक स्पेसिफिक बात है, यहाँ पे एक का सेल और एक बाय आइडिया रहेगा। पहले मैं सेल आइडिया डिस्कस करूंगा और वो है CDSL। CDSL आप देखोगे कि लोअर टॉप लो बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है, ये नया एंट्रेंस है FNO में एंड स्ट्रक्चर वीक होते जा रहा है और यहाँ से सेलिंग प्रेशर और भी बढ़ते जाएगा। सो CDSL के जो जनवरी के फ्यूचर्स है उसको आप सेल कर सकते हो करंट लेवल्स पे ही, या कोई बाउंस मिलता है 1686 करंट चल रहा है, तो 1686 टू 1690 ये रेंज है, उसके बीच में आप सेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपको रखना है 1720 का और लोअर एंड पे मैं टारगेट देख रहा हूँ वो 1660 और 1640 के। सो CDSL मेरा पहला पिक रहेगा जो रहेगा सेल साइड पे। सेकंड पिक है जो बाय साइड पे है और वो है ABFRL। आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने अपने प्रीवियस दोनों ट्रेडिंग सेशंस के हाई को भी सरपास किया और उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, आज वॉल्यूम्स के साथ बाइंग हुई है, सो यहाँ पे ये मूव एक्सटेंड हो सकता है ABFRL में। सो ABFRL बाय है करंट लेवल से 274 के आसपास चल रहा है। 269 का आपको एक स्टॉप लॉस रखना है, 280 और 285 के टारगेट्स रहेंगे हायर एंड। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल पर खरीदारी की राय 280-285 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं और इसके अलावा CDSL स्टॉक पर बिकवाली की राय कुणाल ने दी है। लेकिन ध्वनि, आपके स्टॉक कॉल्स आज दोपहर को कौन से होंगे? बिल्कुल अशेषा, वेरी गुड आफ्टरनून और बाकी सबको भी मेरी तरफ से वेरी गुड आफ्टरनून। यहाँ पे मेरी तरफ से जो दो काउंटर्स है उसमें एक बाय और एक सेल का यहाँ पे काउंटर हमने चूज करा है। सबसे पहले बाय साइड पे जो काउंटर मुझे पसंद आ रहा है वो है एस्कॉर्ट्स का काउंटर। एस्कॉर्ट्स के अंदर अगर आप डेली चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो एक बेस फॉर्मेशन स्ट्रांगली देखने को मिली है वहां पे, और बाइंग इंटरेस्ट जो है वो आज के सेशन में यहाँ पे इंटैक्ट ऑन द हायर साइड देखने को मिल रहा है। करंट लेवल से आप एस्कॉर्ट के अंदर बाय करके चल सकते हैं। 3550 का यहाँ पे टारगेट रहेगा और 3350 का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना है। दूसरा काउंटर जो मुझे यहाँ पे सेल साइड पे पसंद आ रहा है वो है JSW स्टील का काउंटर। यहाँ पे ओवरऑल मेटल पैक के अंदर 1 से 1.25% की गिरावट देखने को मिल रही है। इस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर भी जो गिरावट है वो और गहरा सकती है। नीचे की तरफ के इसके जो टारगेट बनते हैं तो 868 का इसका टारगेट बनता है और 902 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा के रखना है। ठीक है, डन। अलग अलग एक्सपर्ट्स आपको ट्रेड भी बता रहे हैं। मैं फिर से थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना आप लाइट रख सके उतना लाइट रखें। जो भी स्टॉक्स आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अगर आपके पास पहले से ही पड़े हैं, कृपया करके उसको ना तो एवरेज करें, ना ही कोई ज़्यादा शेयर भरने की ज़रूरत है। दूसरा पॉइंट, अगर आपने कोई ले रखा है तो अभी एवरेज ना भी करें, मैं तो बोलूँगा। तीसरा पॉइंट, अगर आप 10 लॉट लेने की कैपेसिटी रखते हैं, 2 लॉट लेने की कैपेसिटी तो 1 लॉट लो। 10 लेने की कैपेसिटी रखते हो तो 2-2.5 लॉट में ख़त्म कर दो।
है ना। तो थोड़ा वॉल्यूम कम करके रखो, असेट लाइट करके रखो अपने आप को, नहीं तो जब अपॉर्चुनिटी आएगी ना तब आपके पास पैसा लगाने का नहीं होगा। ये एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं ब्रोकिंग से निकला हुआ आदमी, इसलिए बता पा रहा हूँ मैं। अपॉर्चुनिटी में फंड्स नहीं होते, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखा जाए। ओशो सर, आपके ट्रेड कौन से? मेरे एक्चुअली दो बाई के रिकमेंडेशन है, दोनों ही लो बीटा काउंटर पे बाई का रिकमेंडेशन है, बिकॉज ओवरऑल मुझे मार्केट ओवरसोल्ड टेरेन पे लग रहा है एंड एक्सपेक्टेड है कि अगर मार्केट में करेक्शन भी आता है तो ये दोनों काउंटर्स में सबसे कम फॉल देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला काउंटर जिसमें बाई का रिकमेंडेशन है HUL। FMCG स्पेस में पिछले 3-4 दिनों से अच्छा ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है एंड HUL की स्पेसिफिकली बात करें तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस हमें इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है। तो HUL को करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह बन रही है। हायर लेवल्स पे 2500 2520 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं एंड वही एडवाइजेबल रहेगा कि 2370 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस HUL में मेंटेन रखें शॉर्ट टर्म टाइम व्यू के हिसाब से। सेकेंड काउंटर जिसमें काफी अच्छा ट्रैक्शन बन रहा है वो है भारती एयरटेल। भारतीय एयरटेल में अगर हम देखें पिछले कई हफ्तों से काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट के फॉल्स को वो काफी स्ट्रांगली एब्जॉर्व करते हुए दिखाई दे रहा है एंड आज पहला दिन था जहां पे हमें थोड़ा सा पॉजिटिव ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दिया है। तो भारतीय एयरटेल पे बाई का रिकमेंडेशन है, करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट करके चला जा सकता है काउंटर को। 1640 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट टर्म में 1 से 2 दिन के हिसाब से देखने को मिल सकता है एंड वही शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को एडवाइस है 1575 के स्टॉप लॉस से मेंटेन करने की। एयरटेल टेलीकॉम प्लेयर 1640 के टारगेट्स को मानकर चलें और दूसरा HUL पर फोकस है ओशो का। इनफैक्ट FMCG शेयरों में लगातार तीसरे दिन हम खरीदारी देख रहे हैं और इसमें HUL शामिल है। बजाज, इनफैक्ट नेस्ले की अगर बात करें, गोदरेज कंज्यूमर, ब्रिटानिया की अगर बात करें, वहां पर भी अच्छी खासी मजबूती के बीच ट्रेड देखने को मिल रहा है। FMCG कंजम्पशन स्टोरी अब प्ले आउट हो रही है जिस पर लगातार एक्सपर्ट्स की नजर भी है। हमारे तीनों एक्सपर्ट्स के क्लोजिंग ट्रेड्स आपने जाने हैं। एक्सपर्ट्स बाई साइड और सेल साइड दोनों के दमदार कॉल्स इस वक्त इस कमजोर बाजार में भी आपको बता रहे हैं, लेकिन साथ साथ एडवाइस भी दे रहे हैं कि कोई भी आपाधापी में कोई गलत डिसीजन आप बिल्कुल ना लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ हमारे फंडामेंटल एक्सपर्ट विवेक कारवा भी जुड़े हैं, उनसे फंडामेंटल नजरिया बाजार पर जानने की कोशिश करेंगे। जो सेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं उन पर उनका टेक भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले ऑप्शंस का चैंपियन इस सेगमेंट का भी रुख कर लेते हैं। लक्ष्मीकांत शुक्ला जी यस सिक्योरिटीज से हमारे साथ जुड़ गए हैं अपनी ऑप्शन की रणनीति लेकर। लक्ष्मीकांत जी, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून। आज के ऑप्शन चैंपियन में मैं बर्जर पेंट रिकमेंड करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है वीकली के चार्ट्स पर, और रिसेंटली यहाँ पर हमें एक प्रेशर बॉटम फॉर्मेशन भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। डेली के चार्ट्स पे आज इसने कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया था विद द फॉर्मेशन ऑफ बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न। सो यहाँ से एक पुल बैक मूव की उम्मीद लग रही है बर्जर पेंट में। तो 470 का कॉल ऑप्शन हमें बाय करके चलना है, जो कि भी करंट जिसका जो प्रीमियम है 11 रुपए के आसपास आ रहा है, और इसमें जो एक्सपेक्टेड टारगेट नजर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 26 के, और हमें जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन रखना है 4 रुपीज का। सो यहाँ से अगर एक्सपेक्टेड टारगेट अचीव होते हैं तो जो मैक्सिमम रिवॉर्ड नजर आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 18,500 रुपीज का, और इसमें जो हमें मैक्सिमम रिस्क है वो लेना है अराउंड 9,240 रुपीज का। बिल्कुल, लक्ष्मीकांत जी की तरफ से बर्जर पेंट्स के 477 की कॉल खरीदने की राय है, लक्ष्य 26 की, स्टॉप लॉस 4 का। लक्ष्मीकांत जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी रणनीति हमें बताने के लिए। अधिकतम मुनाफा 18,480 का, और अगर नेगेटिव साइड जाती है कॉल तो फिर अधिकतम नुकसान जो है 9,240 का होगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर FNO ट्रेडिंग को लेकर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। FNO में ट्रेड करना रिस्की हो सकता है और इसी के चलते अपने एडवाइजर से सलाह लें और उसी के बाद FNO ट्रेडिंग में उतरें। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले FMCG की जो बाइंग कंटिन्यू होती हुई दिख रही है, इस पर ओशो ने अपनी राय दी। इसके अलावा आज के सत्र में हम देख रहे हैं केमिकल स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन है और इसके पीछे की वजह भी है। रिसर्च कर भी हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है केमिकल सेक्टर में। अमेरिका में रेफ्रिजरेंट गैस कीमतें बढ़ने से डोमेस्टिक केमिकल प्लेयर्स में अच्छा खासा एक्शन है। पर नजर डालेंगे निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में कई सारे स्टॉक्स यहां पर शामिल है। कुछ स्टॉक्स की बात करें तो SRF जहां पर करीब 10 से 12% की तेजी दिखी है, लेकिन उस बीच गेल पर बड़ी न्यूज आती हुई जहां पर घरेलू गैस
एक्सप्लोरेशन में करीब 31% की बढ़ोतरी देखने को मिली है स्टॉक। और याद रखें सुबह के सत्र में भी हमने बात की थी, स्टॉक में अच्छी खासी तेजी यहाँ पर दिखी और यहाँ पर इस खबर के चलते भी स्टॉक में थोड़ा सा एक्शन दिखा है। गैस कंपनियों पर ही एक राय ले लेते हैं। विवेक जी, आपसे पूछना चाहूंगी क्या राय होगी आईजीएल एमजीएल पर? आईजीएल और एमजीएल आप अगर देखते हो आज के दिन तो मुझे लगता है कि दोनों ही वैल्यूएशन इतने बड़े करेक्शन के बाद काफी फेयर वैल्यू पे आके टिके हुए हैं। इनफैक्ट आईजीएल आप अगर बात करो तो 18-19 की पी पे मिल रहा है आपको, और एमजीएल तो खाली 11-12 की पी पे आपको मिल रहा है। और जो कुछ समय पहले रेस्ट्रिक्शंस वगैरह आए थे और न्यू रेगुलेशंस आया था गैसेस में, इसके कारण स्टॉक्स में करेक्शन देखने को मिला था। लेकिन मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म यहाँ से आपका डाउनसाइड और बहुत ही मिनिमल है, तो यहाँ से अपसाइड अच्छा खासा आपको मिल सकता है। और इसका कारण है कि इसी के कारण आपको छोटे से एक न्यूज पे ही भी आईजीएल आपको करीबन 4-5% आज बढ़ते हुए दिख रहा है। एक और ये है कि ठंडी का मौसम है, तो ओवरऑल गैसेस, सब टाइप की गैसेस के दाम थोड़े से इंटरनेशनल बाजार में भी बढ़ते हैं। और मुझे लगता है कि अब ये जनवरी फरवरी तक ये माहौल रहेगा, उसके बाद में वापस प्राइसेस सेटल होंगे। तो पॉजिटिव हूँ गैसेस पे, और मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीने ये बुलिश ट्रेंड आपको दिख सकता है। लेकिन हाँ, लगातार ऊपर जाए ये जरूरी नहीं है, यहाँ से 7-8% और ऊपर जा सकते हैं। % की कल थोड़ा रिकवरी का मूड था, लेकिन आज क्योंकि विक्स थोड़ा बढ़ा हुआ है इसलिए रिकवरी उस तर्ज की नहीं आ रही है। लेकिन मैं फिर भी एक लेवल बोलूँ, मैंने 15 मिनट के चार्ट थोड़ी देर पहले ड्रॉ किए हैं, उसमें एक लेवल आपको बता देता हूँ। अगर आज किसी भी तरह से बैंक निफ्टी कोई बहुत दूर नहीं है मुझसे, 150 से 200 पॉइंट की भी रिकवरी दिखा देना तो ये ड्रैग करता हुआ लेके जा सकता है ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 49,641 पे 15 मिनट के चार्ट पर एक बढ़िया ब्रेकआउट तैयार हो गया है और वो अच्छे गैप के साथ भी इंडिकेटर दे रहा है। तो आज मैं उम्मीद तो करता हूँ कि बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होगा, बट देखते हैं अभी क्या होगा। आप ना अपने एक्साइटमेंट के लेवल को जगाओ मत, जब तक 23,900 नहीं आता, जब तक 50,700 नहीं आता, तब तक डर से, कॉशियस से, हर बड़े मूव को एक शक की निगाह से देख के आप काम करना। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो एक बार वापस से दिखा दो स्क्रीन पर, अभी भी 60-62 शेयर ही चल रहे हैं, उसमें कोई मेजर चेंजेस अभी भी नहीं हो रहा। एडवांस डिक्लाइन मार्केट के अंदर पार्टिसिपेशन का भी सूचक होता है कि आप कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो पार्टिसिपेशन भी आपको नहीं दिख रहा। खैर एनी हाउ, कुछ आ जाते हैं लॉन्ग शेयर्स पे, जहाँ पर आज की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी होने जा रही है। ज़रा पता करते हैं क्या करना चाहिए। एक शेयर मेरी लिस्ट में है MGL, बिल्डअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसकी फ्यूचर वाली प्लेट भी दिखाना। हाँ, एक बार ज़रा आप बताएंगे कुणाल भाई, इसको BTST करना है या फिर टिल बजट तक रख लें, कोई दिक्कत तो नहीं ना MGL को? नहीं, आई थिंक ओवरऑल स्टॉक काफी वोलेटाइल रहा है। हायर लेवल से हमें रिजेक्शन ही दिखाई दे रहा है। 1330 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। आज भी आप देखोगे कि इंट्राडे में एक स्पाइक मिला, पर वो भी हमने वहां से हायर लेवल से सेलिंग प्रेशर ही देखा है। सो आई थिंक अवॉइड है, मुझे नहीं लगता BTST करके जाना चाहिए करंट लेवल से। ठीक है, 2 शेयर और भी है, मैं ज़रा वो भी आपसे पता कर लेता हूँ। बजाज ऑटो बिना वॉल्यूम के आज थोड़ा चल रहा है, बट क्लोजिंग अच्छी कर रहा है। BTST करने की ज़रूरत है बजाज ऑटो? नहीं, बजाज ऑटो का स्ट्रक्चर अच्छा है। स्टॉक ऑलरेडी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। यहाँ से अपने 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी ब्रेक करने की ट्राई कर रहा है। तो यहाँ से एक बाउंस बैक आ सकता है। स्टॉक को 9,000 तक के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस पे। सो यहाँ पे बाई की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना रहेगा आपको डाउन साइड पे, वो है 8760 का। ठीक है, आज मैं केमिकल्स वाले शेयर्स को छोड़ रहा हूँ, उनमें अब नॉर्मल न्यूज़ है तो इसलिए न्यूज़ की वजह से आज ज़बरदस्त चले हुए हैं। जैसे नवीन फ्लोरिन है, SRF है, दीपक नाइट्रेट है, बालाजी माइंस है, इस तरह के शेयर्स मैं इनको एक तरफ कर देता हूँ क्योंकि आज इस पर न्यूज़ का इम्पैक्ट है। लेकिन अगर आप इनको छोड़ देना तो फिर आपको दिखेगा कुछ अलग अलग स्टॉक्स तो हैं, बट कन्विक्शन उतना हाई नहीं है। ब्रिटानिया भी प्राइस एक्शन नहीं दिखा रहा, बट बिल्डअप आ चुका है इसमें भी लॉन्ग का, यानी कि ये लोग अंदर तो आ गए हैं बट प्राइस का एक्शन नहीं आ रहा। एक बार कुणाल आपसे ही क्वेश्चन, ब्रिटानिया ये भी BTST या फिर पोजिशनली रोकने वाला शेयर है क्या?
फर्स्टली एफएमसीजी पे बात करूंगा तो एफएमसीजी एज एन इंडेक्स कहीं ना कहीं कंसोलिडेट कर रहा है लोअर लेवल्स पे। सो बेस बनाने की कोशिश कर रहा है एज एन इंडेक्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अपमूव कंटिन्यू रहना चाहिए हाई लेवल्स पे। हमें खाली कंफर्मेशन की जरूरत है, एक बार इंडेक्स 58,500 सरपास कर दे तो कंफर्मेशन मिल जाएगा हाई लेवल्स पे। जहाँ तक एफएमसीजी में बात है, मेरा कन्विक्शन रहेगा यहाँ पे मारिको पे। मारिको ने आप देखा है कि लोअर लेवल्स पे बेस फॉर्मेशन हो गया था, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन था। वहां से हमें एक अपमूव दिखा था, वापस स्टॉक एक करेक्शन मोड में आया और वापस हमने बाउंस देखा आज के ट्रेडिंग सेशन में। सो यहाँ पे हाई लेवल्स पे जो सस्टेन कर रहा है ये एक पॉजिटिव ट्रेंड बता रहा है। मुझे लग रहा है ये रैली कंटिन्यू रहनी चाहिए हाई एंड पे। तो यहाँ पे एक बीटीएसटी की सलाह रह सकती है, 667 के आसपास चल रहा है, आपको स्टॉप लॉस रखना है 650 का, हाँ सॉरी 653 का, और हाई लेवल्स पे 678 और 684 के टारगेट्स रहे। ओके मैरिको, इनफैक्ट Q3 अपडेट भी काफ़ी मजबूत रहे मैरिको के। एफएमसीजी पैक में ही हम देख रहे हैं Q3 अपडेट का सिलसिला जब शुरू हुआ, इसमें डी मार्ट साथ ही मैरिको दोनों के अपडेट्स काफ़ी मजबूत रहे। इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो है पार्शली मिटिगेट हो चुके हैं प्राइस हाइक के चलते, और खासतौर से रूरल कंजम्पशन में बढ़ोतरी है, ये गौर करने वाली बात है। और एफएमसीजी ग्रोथ जो है तिमाही आधार पर और साथ ही डिमांड के फ्रंट पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो इस स्पेस पर नजर जरूर रहेगी। लेकिन 3:05 हो चुके हैं। आइए हमारे सहयोगी गौरव से जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं कि मार्केट एट 3 में कौन से स्टॉक्स हैं जो कि वो वॉच आउट कर रहे हैं। गौरव, गुड आफ्टरनून, आप बताइए। आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंद्रप्रस्थ गैस, जो कि आईजीएल के नाम से जाना जाता है। इस स्टॉक में न्यूज़ ये है कि कहीं पे गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक गैस एलोकेशन जो है वो रिवाइज किया है, अपवर्ड रिवीजन हमने देखा है इस कंपनी में। अब ये जो गैस रिवीजन है वो 31% पे होगा और ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो 16 जनवरी से होने वाला है। इसके बाद हमने देखा स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था। इसके अलावा बात करते हैं टाटा मोटर्स की। अगर हम ओवरऑल JLR की बात करें तो वहाँ पे 3% की वॉल्यूम ग्रोथ हमें होलसेल में देखने को मिली थी, और इसी के साथ साथ जो ग्लोबल होलसेल नंबर है उसमें 1% की ग्रोथ जो है वो थर्ड क्वार्टर में देखने को मिली है। हालांकि ये नंबर्स के बाद एनालिस्ट का मानना यह है कि कहीं पे जो आगे जाके ग्रोथ पर्सपेक्टिव है वहाँ पे थोड़ी वीकनेस जो है हमें देखने को मिल सकती है, और इसके बाद हमने देखा कि स्टॉक में एक थोड़ा प्रेशर आज के दिन में देखने को मिला था। इसके अलावा बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने अभी ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस जो है वो 3,336 रुपीज़ का तो दिया ही है। इसी के साथ साथ कंपनी ने यह भी कहा है कि 60 डेज में अगले कहीं पे जो स्टॉक प्राइस है वो बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, और उनका मानना यह भी है 2025 में जो एक कंपनी है वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग कंपनी के रूप में हमें ऑटो सेगमेंट में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात करते हैं स्विगी की। यहाँ पे नई खबर आई है, स्विगी का जो इंस्टामार्ट है वो अभी 75 सिटीज़ में अवेलेबल है, और इसी के साथ साथ स्विगी ने यह भी कहा है कि इंस्टामार्ट के लिए वो एक नया अलग से ऐप जो है वो भी लॉन्च कर सकते हैं। आखिर में बात करते हैं जाइडस लाइफ की। यहाँ पे नोमुरा ने कहीं पे अपग्रेड किया था रेटिंग बाय रेटिंग पे, और इसी के साथ साथ टारगेट प्राइस जो है वो बढ़ा दिया था 1140 रुपीज़ पे। ये न्यूज़ जो है वो अपग्रेड जो है वो मॉर्निंग में आया था। उनका मानना यह है कि स्टॉक कहीं पे अंडर परफॉर्म किया है निफ्टी को, और आगे जाके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद आज के पूरे दिन में हमने देखा जाइडस में भी एक अच्छा अपटिक जो है वो देखने को मिला था। तो खबरों के दम पे और ब्रोकरेजेस के दम पे आज के दिन में इन सब स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला था। आगे जाके भी इन सब स्टॉक्स में नजर रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। एब्सोल्युटली गौरव, शुक्रिया 3 बजे मार्केट का अपडेट हमें बताने के लिए। और जाइडस लाइफ पर जो नोमुरा की रिपोर्ट आई है इसी पर एक टेक लेते हैं। कुणाल, आपसे जानना चाहेंगे, अपग्रेड टू बाय फ्रॉम न्यूट्रल, टारगेट प्राइस भी बढ़ाए इन्होंने 1030 से 1140 तक के टारगेट्स एंटिसिपेट करके चल रहे हैं। 1010 के लेवल्स पर 3% की तेजी है इस वक्त। आई थिंक डेफिनेटली एक अंडर परफॉर्मेंस क्लियर कट था स्टॉक में। एटलीस्ट अगर मैं लास्ट 2 महीने की बात करूं, यहाँ से एक बेस फॉर्मेशन हो चुका है, मोमेंटम बिल्डअप होना स्टार्ट हुआ है स्टॉक में। सो आई थिंक जब तक ये लोअर लेवल्स पे 960 का लेवल नहीं तोड़ता है तब तक व्यू पॉजिटिव रहेगा मेरा। मुझे लग रहा है कि जो रैली कंटिन्यू अगर होगी हायर लेवल्स पे, तो एटलीस्ट स्टॉक को 1100 1160 के लेवल्स तक लेके जा सकता है। सो करंट लेवल से भी 10% की अपसाइड तो बेयर मिनिमम दिखाई दे रही है जाइडस लाइफ में। रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा है, तो डेफिनेटली लॉन्ग की सलाह रहेगी करंट लेवल से। लॉन्ग्स की सलाह, पोजीशंस है तो इंटैक्ट रखा जाए। जाइडस लाइफ में ब्रोकरेज बुलिश रिपोर्ट भी है और स्टॉक में एक्शन 3% का। जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत हमारे साथ जुड़ गए हैं। अक्षय, गुड आफ्टरनून, बताइए इस वक्त मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक कहां पर नजर है आपकी? गुड आफ्टरनून। तो काफ़ी बिकवाली जारी है बाजार में, और स्पेशली आप देखें तो बैंक निफ्टी में जो 50,000 49,700 का जो सपोर्ट एक 5 से 6 महीने से होल्ड कर रहा था वो गए ट्रेडिंग सेशन से ब्रीच कर गए, तो काफ़ी नेगेटिव डेवलपमेंट है वहाँ पे।
तो शॉर्ट की राय रहेगी, स्टॉक चुना है एक्सिस बैंक, जिसका कुल मिला के एक नेगेटिव सेटअप है। यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि 1022 और 1000 ये शॉर्ट टर्म के टारगेट्स आपको देखने को जनवरी मंथ में दिख सकते हैं एक्सिस बैंक में। 1082 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आप बाइंग के लिए कैंडिडेट्स ढूंढ रहे हो तो थोड़ा सा जो तेजी है वो भारतीय एयरटेल में आज देखने को मिला है। कहीं ना कहीं गए 10-12 ट्रेडिंग सेशन के एक्शन से एक सपोर्ट बनने का कंफर्मेशन जरूर मिल रहा है। 1560 वो सपोर्ट जोन है और एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेड है जो ब्रेकआउट होगा 1620 के ऊपर। एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि मोमेंटम मिल जाएगा, 1620 का ब्रेकआउट हो जाएगा, जिसके चलते 1685 और 1705 ये दो टारगेट भारतीय एयरटेल में जनवरी में दिखने को मिल सकते हैं। तो बाय कीजिए फॉर दोस टारगेट। स्टॉप लॉस बनेगा 1557 का। चलिए तो एक कॉल बिकवाली की एक्सिस बैंक में और भारतीय एयरटेल पर खरीदारी की राय। टारगेट 1685 और उसके बाद 1705 तक का जाने का संकेत मिलता हुआ अक्षय की तरफ से। ओशो के भी टेक्निकल रेडार पर उनके क्लोजिंग ट्रेड्स में भारतीय एयरटेल का स्टॉक रहा। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब लौट 1520 के पास निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी करीब 350 अंकों की गिरावट आज के सत्र में दिखी है, लेकिन रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसल चुका है। इसके पीछे की वजह क्या है बताने के लिए हमारे साथ अब विश्व मोहन जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताएं कौन से लेवल्स हम पार कर चुके हैं और इसके पीछे की वजह और ट्रिगर्स क्या है? देखिए, रुपये 85.93 हो चुका है $1 का भाव। महीने भर में 1.25% की गिरावट। पिछले एक साल में करीब 3.5% तक रुपया कमज़ोर हो चुका है। भले ही अपने पीयर्स के मुकाबले, बाकी एशियन करेंसी के मुकाबले उतना कमज़ोर नहीं हुआ है, लेकिन तब भी ये चिंताजनक है। क्यों गिर रहा है रुपया डॉलर के मुकाबले? तो डॉलर इंडेक्स देखिए 109 के करीब जा चुका है। करीब 2.5 साल की ऊंचाई पर डॉलर इंडेक्स पहुंच चुका है। बॉन्ड यील्ड में US 10 ईयर्स ट्रेजरी यील्ड देखिए लगातार वहां पर तेज़ी का रुख है। US फेड की दिसंबर बैठक की जो मिनट्स थे उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि 2025 में ब्याज दरों में कटौती में वो अब जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब कटौती की जो रफ्तार होगी वो काफ़ी धीमी होगी। तो ये सारे फैक्टर हैं। ट्रंप की पॉलिसी को लेकर अनसर्टेनिटी है और वहाँ पर डॉलर को मजबूती करने के लिए वो तमाम कोशिश करेंगे, ये फैक्टर है। घरेलू बाजार की अगर बात करें तो यहाँ पर FIIs की लगातार बिकवाली चल रही है। GDP ग्रोथ के नंबर जो आए थे वो कमज़ोर थे, RBI के अनुमान से भी कमज़ोर थे। इससे RBI पे अब दबाव बढ़ गया है। जब वो 7-8 फरवरी के आसपास जब वो जाएंगे, 7 फरवरी में जब उनकी मॉनेटरी पॉलिसी की डिसीजन आएंगे, तो वहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि ब्याज दरों में कटौती करने का उन पर दबाव हो, क्योंकि जो महंगाई दर है वो भी उनके टॉलरेंस लिमिट के आसपास ही है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो रुपए पर दबाव बना रहे हैं और रुपया लगातार कमज़ोर हो रहा है और अब 86 के एकदम बेहद करीब जा चुका है। जी, ये कई सारे फैक्टर्स जिसके चलते रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर कारोबार करता हुआ। विश्व मोहन, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच केमिकल स्टॉक्स पर हमने चर्चा ब्रेक के पहले की थी, उस पर एक राय भी ले लेते हैं। कई सारे स्टॉक्स जहां पर अच्छी खासी तेजी आज दिखी है। याद रखिए एक्वेरियस की रिपोर्ट आई और उनका मानना है कि सप्लाई कंसर्न्स है, जिसके चलते SRF, नवीन फ्लोरीन जैसे कुछ प्लेयर्स को अच्छा खासा फायदा हो सकता है। SRF 3.5% की तेजी यहाँ पर, नवीन फ्लोरीन 9.5% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। बालाजी अमाइंस और अल्काइल अमाइंस में भी 7.5 से 10% की तेजी आज के सत्र में दिखी है। कुणाल, क्या राय होगी आपकी इन केमिकल स्टॉक्स पर, और अगर कोई एक स्टॉक चुनना हो ट्रेड के लिए तो वो कौन सा स्टॉक होगा? आई थिंक ओवरऑल केमिकल एज अ बास्केट मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा आउट परफॉर्मेंस दिखेगा। स्पेसिफिक स्टॉक की बात करना चाहूंगा, SRF। आई थिंक SRF अगर आप देखोगे कि पिछले 3 साल में जहां मार्केट में इतनी बड़ी तेजी रही है, ये बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है। एक साइडवेज कंसोलिडेशन का फेज रहा है, बेस फॉर्मेशन बना और आज जिस हिसाब से वॉल्यूम्स के साथ बाइंग आई है, आई थिंक ये सस्टेनेबल बाइंग लग रही है और बिग प्लेयर्स एंटर हो चुके हैं। तो यहाँ पे व्यू पॉजिटिव रहेगा। डिप्स मिलता है तो बेटर रहेगा यूटिलाइज करने के लिए। आप करंट लेवल से भी बाय कर सकते हो, पर डिप्स मिले तो और बाय करिए। मुझे लग रहा है कि इवेंचुअली स्टॉक 3200 3300 के लेवल्स पोजिशनल बेसिस पे बता सकता है। जिस हिसाब से बॉटम फॉर्मेशन दिख रहा है, जब तक स्टॉक 2400 के लेवल डाउनसाइड पे नहीं तोड़ता है तब तक मेरा व्यू बुलिश रहेगा। ठीक है, तो ये नजरिया डिप्स पर खरीदारी करने की सलाह। लेकिन FMCG सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर हमने पहले चर्चा की थी। उसी सेक्टर से मैरिको 4.5% की तेजी के साथ निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल है। अक्षय, क्या राय होगी आपकी मैरिको और इसके अलावा FMCG सेक्टर से और कोई स्टॉक जहां पर मैरिको के अलावा गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, कोई और ट्रेड बन सकता है FMCG सेक्टर से?
जी देखिए, बाजार में चॉपीनेस है तो कोई ना कोई सेक्टर में जरूर थोड़ा सा आपको उछाल दिखेगा। एक इंडेक्स बचाने की कोशिश कोई ना कोई सेक्टर करेगा या स्टॉक्स आएंगे। तो उसमें कुछ दिनों पहले आपने फार्मा देखा, अभी आज बहुत पिटाई के बाद एफएमसीजी में हल्का आपको काफी उछाल देखने को मिला इंट्राडे में कम से कम। तो मैरिको तो काफी चला ही है, यहाँ पे मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, तो मोमेंटम बेस्ड ट्रेडर्स के लिए मैरिको चुन सकते हैं। इनको बाइंग की तरफ पोजीशंस बनानी है, मोमेंटम चेज करना है। बीटीएसटी के लिए भी सेटअप आइडियल है। 667 का करंट मार्केट है, प्राइस है 690 तक आप शॉर्ट टर्म में टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 650 ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एफएमसीजी से और कोई स्टॉक अगर आपको ढूंढना है जिसमें थोड़ी सी स्टेबिलिटी है, आप थोड़ा समय दे सकते हैं स्टॉक में, तो एचयूएल रहेगा, क्योंकि ये भी स्टॉक काफी पिटा हुआ है और कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक 2350 के स्तर पे सपोर्ट बन के उछलने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे आपको कम से कम एक 8-10 ट्रेडिंग सेशन होल्ड करना पड़े एचयूएल। बट मेरा मानना है कि एक रिकवरी रैली में स्टॉक आपको 2550 तक जनवरी एक्सपायरी तक ये दिखा सकता है, तो इसको आप बाय कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं। 2350 का सपोर्ट है, उसके नीचे आपको अपना स्टॉप लॉस बनाना है। ठीक है, डन। हालांकि बाजार बंद होने में अभी 15 मिनट का समय बाकी है। कल टीसीएस लास्ट के 15-20 मिनट में काफ़ी बढ़िया चल के गया था। आज शाम को इसके नंबर्स आ जाएंगे और अभी तक टीसीएस में वो स्पार्क नहीं दिख रहा। मैं एक काम आपके लिए करता हूँ, टीसीएस के नंबर्स कैसे आ रहे हैं इसका कुछ एक अनुमान हमने लगाया है। मेरे सहयोगी अंश वो आपको एक बार ज़रा वो Q3 के नंबर्स कैसे आ सकते हैं इसकी थोड़ी डिटेलिंग दे देंगे। उसके बाद ना अक्षय भाई एक बार ज़रा आप टीसीएस को चेक कर लेना, कोई ट्रेड बनेगा तो लास्ट के 15 मिनट में लेके चले जाएंगे, चाहे ऑप्शंस का हो, चाहे फ्यूचर्स का हो, चाहे कैश का बोलोगे वो भी, ठीक है ना। तो एक बार ज़रा पहले Q3 के नंबर्स समझ लेते हैं, फिर ट्रेड जानेंगे। अंश पहले नंबर्स बताओ कैसे आ रहे हैं। अगर यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस की बात करें तो रेवेन्यू से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे एक हल्की बढ़त करीबन 0.7% की एक्सपेक्ट की जा सकती है, जिसके चलते रेवेन्यू लगभग 64,750 करोड़ के आसपास आ सकता है। अब अगर सेम हम डॉलर टर्म्स में देखें रेवेन्यू, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सपाट रहने की उम्मीद की जा सकती है, जो कि लगभग 7.67 बिलियन डॉलर्स के आसपास की रह सकती है। अब कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पे का 0.2% की ग्रोथ एक्सपेक्ट की जा सकती है। तो पैट की बात करें तो यहाँ पे अच्छा 4.8% का अच्छा बढ़त होता हुआ नजर आ सकता है, जो कि पहले 11,909 करोड़ का था और अब बढ़कर 12,490 करोड़ का हो सकता है। इसके साथ साथ बात करते हैं कि और क्या एक्सपेक्टेशन यहाँ पे की जा सकती है। तो अगर सीजनैलिटी डेटा देखें तो Q3 यूजुअली आईटी के लिए स्लो रहते हैं, क्योंकि काफ़ी छुट्टियाँ होती है, क्रिसमस का टाइम रहता है, तो यहाँ पे थोड़ा ग्रोथ यूजुअली स्लो ही रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे मेन आज का फोकस रहेगा BSNL की कॉन्ट्रीब्यूशन पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मॉडरेशन एक्सपेक्ट किया जा सकता है, थोड़ा कम, जिसके वजह से एक्चुअली मार्जिन्स को भी सपोर्ट मिलने की उम्मीद की जा सकती है। साथ ही साथ हेल्थ केयर क्लाइंट्स की बात करें तो उनके जो इश्यूज है वो नॉर्मलाइज होने की उम्मीद की जा सकती है। तो डील विन का अगर रेंज देखें तो 7 से लेकर 9 बिलियन डॉलर्स के बीच का हो सकता है। अब फ्यूचर आउटलुक के हिसाब से यहाँ पे कहाँ नजर रखे, तो यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैनेजमेंट का डिमांड पर कमेंट्री क्या है, जिसके चलते आने वाले ट्रेंड का एक अंदाजा लगाया जा सकता है। दूसरा, यूरोप, यूके और हेल्थ केयर सेगमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है। तीसरा, हेडकाउंट कैसा आ सकता है। लास्ट 2 क्वार्टर में देखें तो नेट एडिशन था। और चौथा, यहाँ पे जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है एट्रिशन का, यहाँ का ट्रेंड कैसा बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर से ये 12 से 13% के आसपास का रहा है। तो इससे एक अच्छा फ्यूचर आउटलुक पता चल सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरी जानकारी देने के लिए। एक काम करते हैं, अक्षय ये आपने चेक कर लिया होगा, टीसीएस में कोई ट्रेड है तो बता दो। अच्छा, ये ज़बरदस्ती वाला नहीं हो ट्रेड, ठीक बन रहा हो, समझ में आ रहा हो तो बताना, नहीं तो छोड़ देंगे। नंबर्स इन बिटवीन आप घुमाते रहना स्क्रीन पर। आउटलुक तो शॉर्ट टर्म में वीक है और शॉर्ट्स काफ़ी एक्टिव है फ्यूचर्स में। अगर आप ऑप्शंस में भी देखें 4200 के कॉल में बहुत भारी कॉल राइटर्स का पोजीशनिंग है। जो आपका OIPCR है वो भी करीबन 0.65 के आसपास है। तो कुल मिला के शॉर्टिंग बेट्स अभी भी काफ़ी एक्टिव है। रिजल्ट के बाद जिस तरीके का सेटअप है, डेटा पॉइंट्स है, शायद थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन हो, ये मैं अनुमान कर रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से ये तो कल गैप डाउन या गैप अप जो भी है उसके चलते आपको ऑप्शंस के जरिए अगर आप इसको एंटिसिपेट करके आप एक बेयर स्प्रेड के लिए ओपन है तो आप 4000 का पुट बाय करके सामने 3800 का पुट, ये स्ट्रैटेजी बिठा सकते हैं। हल्का सा बेरिश स्ट्रैटेजी है, मार्जिनल बेरिश है। अगर एक 1.5-2% भी डाउन साइड खुलता है तो आपके इसमें जो है रिटर्न बन जाएंगे। तो ये सबसे बेस्ट वे रहेगा ये रिजल्ट अप्रोच करने के लिए।
ठीक है, ले रखा तो फिर आप पुट ले लेना, नेकेड भले नहीं लेना हो तो मत लेना। रिजल्ट्स पे एक्सपेरिमेंट करने से बचना है तो वो अच्छी रणनीति हो सकती है, छोड़ दो TCS में। अगर आपने ले रखी है पोजीशन, आई रिपीट, अगर आपने ले रखी है तो जो सर आपको बता रहे हैं कि पुट एक कॉर्नर में डाल दो अपने लिए। अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरे को नहीं कोई ट्रेड करना, मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूँगा, सबसे अच्छा सोच रहे हो आप, बढ़िया ट्रेड सोच रहे हो। एक बार नंबर आ जाए फिर आराम से ट्रेड करना। TCS कहीं भागा नहीं जा रहा, मेरे को लगता भी नहीं कि नंबर कुछ ऐसे आएंगे कि बहुत बड़े गैप के साथ खोलेगा, क्योंकि नंबर्स ऑलरेडी डिस्काउंट कर रहा है। अगर ऐसा कुछ एक्साइटमेंट होता तो वो दिख भी रहा होता, वो स्ट्रक्चर में तो दिख भी नहीं रहा। कहीं भी कहा जाता है कि प्राइस में काफ़ी हद तक न्यूज़ डिस्काउंट हो जाती है, लेकिन वो भी दिख नहीं रही है। खैर, इस बीच एक चीज़ साफ साफ दिख रही है कि हमारे जो SIP होल्डर्स हैं, ना केवल उनकी संख्या बढ़ रही है बल्कि उनका क्वांटम भी बढ़ रहा है। मैंने जब से ET Now स्वदेश को ज्वाइन किया उस समय करीब 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का SIP आता था, जितना मेरे को याद है 12 से 13,000 करोड़। ये मैं आपको 2021 की बात बता रहा हूँ, आज हम 2025 में हैं। तो अब ये बढ़कर आंकड़ा करीब 26,000 करोड़ का हो गया है। ये 4-5 साल में आप देखो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। बाज़ार की मोमेंटम भी अच्छा बना है। तो इस बीच अब हम कहाँ पे पहुँच गए हैं, इसका क्या इम्पैक्ट है, बताने के लिए शरद मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। शरद, बताना है 26,000 करोड़ का आंकड़ा हमने कितने समय में अचीव किया और इससे पहले नंबर्स क्या थे? जी बिल्कुल, मार्केट वॉलेटिलिटी में भी SIP इन्वेस्टर्स का जो है जोर बना हुआ है। दिसंबर की एम्फी डेटा की बात करें तो यहाँ पे जो है देखेंगे कि पहली बार मंथली SIP 26,000 करोड़ के ऊपर गया है, रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे है। इसके अलावा स्मॉल कैप और मिड कैप्स की इसके बात करें तो लगातार 5वें स्ट्रेट मंथ में जो है इनफ्लोज में स्ट्रेंथ देखने मिली है। इन दोनों सेगमेंट्स की कंबाइन करें तो 10,000 करोड़ का जो है लगभग इनफ्लोज देखने मिल रहा है। सेक्टोरल फंड्स की बात करें तो NFOs आए थे और इनके इनफ्लोज की बात करें तो नवंबर से दिसंबर में 2 गुना से ज़्यादा इनफ्लोज आ गए हैं। 15,000 करोड़ का ये आंकड़ा आता है। इक्विटी फ्लोज की बात करें तो अपने 2 मंथ हाई लेवल्स पे है और वापस से जो उनकी मंथली इनफ्लोज चल रही इक्विटी सेगमेंट में वो 41,000 करोड़ के ऊपर चली गई है। और इम्पॉर्टेंटली NFOs जो है 3 महीने जो है थोड़े सबड्यूड ग्रोथ थी, लेकिन दिसंबर में वापस ग्रोथ देखने मिला है। टोटली देखा जाए तो 14,000 करोड़ जो है एडिशन देखने मिली है। इसके अलावा फ्लेक्सी कैप स्कीम में भी लगातार 8 से 9 महीने में जो लगातार स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज भी देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा आंकड़ा जो है एम्फी का दिसंबर का डेटा का है कि SIP नंबर्स जो है रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे 26,000 करोड़ के ऊपर है और अभी भी जो SIP इन्वेस्टर्स है वो बने हुए हैं बाजार में और ये नंबर्स दिखा रही हैं डिस्पाइट जो मार्केट की वॉलेटिलिटी हमें देखने मिल रही है। बिल्कुल शरद, शुक्रिया ये इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रिसर्च हमें बताने के लिए। तो क्लियरली SIP रिकॉर्ड लेवल्स पर इनफ्लो जो है 26,000 करोड़ के पार पहुंचते हुए तो देखने को मिले ही हैं, लेकिन इसमें जो पर्टिकुलर स्पेसेस हैं जैसे कि मिड कैप स्मॉल कैप के स्कीम्स है वहां स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज देखने को मिले हैं। सेक्टोरल फंड्स के इनफ्लोज में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है और साथ ही इक्विटी इनफ्लोज 2 महीने के उच्चतम स्तर पर देखने को मिला। सबसे इंपॉर्टेंट बात NFOs पिछले 3 महीनों के डिक्लाइन के बाद इस वक्त हमने NFOs में भी स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज देखे। तो 5 इंपॉर्टेंट बातें जो कि एम्फी डेटा से निकल कर आ रही है। सो क्लियरली SIP निवेश पर हमारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स का भरोसा जो है वो लगातार कायम है। इस बीच बाजार के ट्रेंड को भी अगर देखेंगे, बाजार में भले ही हम देख रहे हैं उथल पुथल है, लेकिन कुछ तमाम स्टॉक्स ब्रोकरेजेस के रेडार पर अच्छा खासा एक्शन आज के सत्र में दिखा गया और इस सूची में स्विगी को जरूर पुल अप करना चाहिए। बर्नस्टीन की आज एक रिपोर्ट आई, कुणाल आपसे जानना चाहेंगे, आउट परफॉर्म की रेटिंग इन्होंने शुरू की है, कवरेज की शुरुआत इनिशिएट की गई है, 635 के टारगेट्स यहां से मानकर चल रहे, 0.4% की तेजी आज है। इन्हें वैल्यूएशन आकर्षक लगते हैं। सुपरफास्ट डिलीवरी मॉडल का फायदा आने वाले दिनों में फॉरवर्ड लुकिंग इंडिकेशंस में जताया गया है। स्विगी टेक्निकली यहां से चार्ट्स आपको कितने दुरुस्त लगते हैं? आई थिंक स्विगी अगर देखोगे तो डेटा काफी कम है क्योंकि रिसेंटली लिस्टेड काउंटर है, बट जो रिसेंटली स्टॉक ने जो एक लो बनाया था 500 के आसपास, वहीं पे वापस स्टॉक ने कल के ट्रेडिंग सेशन में सपोर्ट लिया है। आज हमने देखा है थोड़ा बहुत बाइंग आया है स्टॉक में, बट ये सस्टेनेबल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हायर लेवल्स पे अगर मैं देखूँ तो 520 एक सेलिंग जोन रहा है। सो 520 अगर स्टॉक निकालता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम कह सकते हैं कि वापस से एक अपवर्ड मोमेंटम आना स्टार्ट हो जाएगा। सो कंडीशनल बाय रहेगा, अगर 520 निकालता है तो बाय करिए। शॉर्ट टर्म बेसिस पे स्टॉक एटलीस्ट 555 के लेवल्स बता सकता है।
तो कंडीशनल बाय की राय। बस 4 मिनट बचे हैं बाजार क्लोज होने में। मजगांव डॉक एंड शिप बिल्डर्स को एक बार पुल अप करते हैं, करीब 4% की तेजी। अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे, फंडामेंटल्स तो काफी मजबूत हैं, तिमाही दर आधार पर अगर देखें तो अच्छे नतीजे देने का ट्रेंड भी रखती है कंपनी, और कैगर बेसिस पर करीब 30% के रिटर्न्स पिछले 5 सालों में दिखाए हैं। टेक्निकली 3-3.25% की तेजी पर आपकी राय क्या होगी? जी देखिए, इंट्राडे वाली बाउंस है, बाकी सपोर्ट एरिया काफी दूर है। की सपोर्ट एरिया 2000 पर है, तो किसी का ऑलरेडी बाइंग पोजीशन है तो उनको 2100 का स्टॉप लॉस रहेगा। बाकी फ्रेश ट्रेड की कोई रिकमेंडेशन इसमें बनता हुआ नहीं दिख रहा है। ट्रेड का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, दूर रहने की इनफैक्ट राय बनती हुई। अगर पोजीशंस बनाकर रखी हैं तो फिर उसे इंटैक्ट जरूर रखकर चल सकते हैं, ये राय बनती हुई दिख रही है। इस बीच जहां पर हम केमिकल प्लेयर्स की बात कर रहे हैं और साथ ही फार्मा स्पेस डिफेंसिव्स के तौर पर कुछ हद तक आज बाजार को संभालने का काम करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, और इसमें जाइडस लाइफ जैसे काउंटर्स हैं। गिरावट में कहीं खरीदारी के मौके कुणाल आपको मिल रहे हैं फार्मा में, क्योंकि इंडेक्स में बिकवाली जरूर है? आई थिंक जैसे हमने जाइडस लाइफ डिस्कस किया कि काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर बन चुका है। अभी जो अंडर परफॉर्मेंस था स्टॉक में वो आई थिंक खत्म हो चुका है, यहाँ से आउट परफॉर्मेंस आना स्टार्ट होना चाहिए। सो व्यू बुलिश है। जैसे कि मैंने कहा, हाई लेवल्स पे 1060-1100 के टारगेट शॉर्ट टर्म बेसिस पे आ सकते हैं जाइडस लाइफ में। जहाँ तक निफ्टी फार्मा एज एन इंडेक्स की बात है, आई थिंक इंडेक्स में भी ये जो बिकवाली मिल रही है, ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने के लिए। इंडेक्स अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आ चुका है, सो यहाँ से मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा डाउनसाइड है। इंडेक्स अभी 22,873 चल रहा है, तो 22,700-750 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो मुझे लग रहा है वो डिप भी आ जाता है अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में, एक अपॉर्चुनिटी रहेगी बाय करने के लिए। तो जाइडस लाइफ के अलावा डॉक्टर रेड्डी भी काफी अच्छा लग रहा है मुझे, तो यहाँ से भी अपसाइड डॉक्टर रेड्डी में और भी ओपन हो सकती है। 1460 तक की जगह है करंट लेवल से, तो आप डॉक्टर रेड्डी पे भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज हैं, हेल्थ केयर फार्मा डायग्नोस्टिक स्पेस पर जरूर नजर रहनी चाहिए, और डिफेंसिव्स के तौर पर लगातार बाजार की कमजोरी में या उठापटक में बाजार को संभालने का काम ये करते रहेंगे। इस बीच मणप्पुरम फाइनेंस पर भी आज फोकस रहा, क्योंकि मणप्पुरम फाइनेंस की सब्सिडरी को आरबीआई से राहत मिली, और उसके ठीक बाद ब्रोकरेज के भी पॉजिटिव रेडार पर ये स्टॉक आया। शुरुआती गेंस दिखाने के बाद इस वक्त अगर आप देखेंगे तो गेंस फिजल आउट होते हुए दिखे। गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स की अगर बात करें तो हम देखते हैं ऑन सम ऑफ द डेज इन काउंटर्स में अच्छा खासा एक्शन नजर आता है, लेकिन उसके बाद एक दिन की मजबूती के बाद वो गेंस जो है फ्रिजल आउट होते हुए भी नजर आते हैं। तो मणप्पुरम मुथूट फाइनेंस पर एक नजर जरूर होनी चाहिए। आज सुबह ये स्टॉक्स फोकस में जरूर थे। बाजार में लगातार दूसरे दिन बिकवाली का ट्रेंड जो है वो सीधे तौर पर नजर आया। गिरावट जो है आज शुरुआत से इनफैक्ट डाउनसाइड जो थी वो विजिबल नजर आ रही थी, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी की तरफ से जिस तरह के सेंटिमेंट्स थे, विदेशी बाजार से जो सेंटिमेंट्स थे, भारतीय बाजार के लिए उम्मीद जरूर बनाकर हम चल रहे थे कि एक तरफ मजबूती का ट्रेंड नजर आए, लेकिन टुवर्ड्स क्लोजिंग अगर आप देखेंगे एडवांसेस और डिक्लाइंस के सामने डिक्लाइंस का पलड़ा भारी नजर आएगा। गिरावट का ट्रेंड इस वक्त बैंक्स फाइनेंशियल्स में देखने को मिला। आईटी स्टॉक्स में प्रेशर, टीसीएस के नतीजों से ठीक पहले हमने देखा टीसीएस के नंबर्स कैसे निकल कर आते हैं, इस पर फोकस रहेगा। उसके ठीक बाद कल एक इंपैक्ट बनता हुआ ओवरऑल आईटी सेक्टर पर और साथ ही टीसीएस के स्टॉक प्राइस पर, और उसका इवेंचुअल इंपैक्ट भारतीय बाजार पर भी आना ही है, क्योंकि तिमाही नतीजों की शुरुआत टीसीएस के नंबर्स से। निफ्टी के गेनर्स आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बजाज ऑटो, नेस्ले, एचयूएल, ब्रिटानिया, एमएनएम। क्लियरली ये कह सकते हैं कि एफएमसीजी पैक जो है आज बाजार को संभालने का काम कर रहा है। कंजम्पशन का खेमा जो है ये बाजार को संभाल रहा है। ऑटोमोबाइल स्पेस में एक्शन है, बजाज ऑटो और एमएनएम इसमें शामिल हैं। लेकिन इसके अलावा केमिकल स्टॉक्स की रैली आज काबिले तारीफ रही। केमिकल स्टॉक्स में आज मजबूती भरा एक्शन दिन की शुरुआत से ही दिखा, और वो एक्शन जो है बिल्कुल इंटैक्ट रहा टुवर्ड्स द क्लोजिंग ऑल्सो। खबर ये थी कि अमेरिका में रेफ्रिजरेंट गैस कीमतें बढ़ने से केमिकल शेयरों में उछाल देखने को मिला है, जिसके ठीक बाद एसआरएफ, नवीन फ्लोरिन में करीब 10 से 13% तक की तेजी भी हमने देखी। ऑयल एंड गैस स्टॉक्स में आज गिरावट थी। एफएमसीजी में कंटिन्यूड बाइंग नजर आई, जिसमें कोलगेट, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, इमामी, नेस्ले, एचयूएल सारे के सारे काउंटर्स शुमार रहे। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे जाइडस लाइफ और ल्यूपिन में न्यूज फ्लो के चलते, ब्रोकरेज पॉजिटिव रिपोर्ट्स के चलते अच्छा खासा एक्शन, और ये एक्शन जो है बिल्कुल देखने को मिला। यूएस एफडीए से क्लियरेंस मिलने से ल्यूपिन में खरीदारी रही, और नोमुरा की ने रेटिंग न्यूट्रल से बढ़ाकर खरीदारी की, जिसके चलते हमने जाइडस लाइफ में भी एक्शन
एक्शन देखा। सो क्लियरली ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट जहां जहां आ रहे हैं वहां पर इंपैक्ट बन रहा है। स्विगी पर भी ऐसी ही एक ब्रोकरेज रिपोर्ट बर्नस्टीन की आई और इसी के चलते आज दिन भर में हमने अच्छा एक्शन देखा और स्विगी के स्टॉक प्राइस में मजबूती का ट्रेंड। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन की अगर बात करें तो एसआईपी के डेटा आए जो कि कमजोर बाजार में उम्मीद जगाने का काम कर रहे थे या कुछ पॉजिटिव न्यूज फ्लो का काम किया, क्योंकि नए शिखर पर एसआईपी निवेश देखने को मिला। दिसंबर में पहली दफा निवेश का आंकड़ा 26,000 करोड़ के पार गया। स्मॉल कैप, मिड कैप हर स्कीम में हमने देखा मजबूती के साथ निवेश। सो क्लियरली मार्केट पार्टिसिपेंट्स का भरोसा जो है एसआईपी इन्वेस्टमेंट पर बढ़ता हुआ। क्लोजिंग आपकी स्क्रीन पर 23,555 के लेवल्स पर करीब 133 अंकों की कमजोरी के साथ निफ्टी क्लोज होता हुआ। बैंक निफ्टी में भी कमजोरी के साइंस, करीब 500 अंकों की बिकवाली सेंसेक्स में। मिड कैप, स्मॉल कैप, ब्रॉडर मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं कमजोरी के साथ ही गिरावट हावी होती हुई। तो चलिए, गुरुवार का ये सेशन कमजोरी भरा रहा। उम्मीद यही करते हैं कि कल जब लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक है बाजार संभलते हुए नजर आएंगे। 2 दिन से तो बिकवाली का दबाव ही दिख रहा है। कुणाल, अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और बाजार पर अपना टेक हमारे साथ शेयर करने के लिए। चलिए, क्लोजिंग कॉल्स को हम यहीं समेटने जा रहे हैं। फिलहाल मुझे और आशीषा को आप दीजिए इजाजत।